एजेंडा होता है सेशन का, ठीक है, जो एनुअल सेशन होता है, उसमें जो भी टॉपिक्स होते हैं, उसमें से करंट अफेयर्स और इंग्लिश एसे में कोई डोमेन आ सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आ जाती है, लेकिन आ सकती है। और फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कोविड हो गया, ठीक है, तो उसकी जो डोमेन है वो अब अच्छी खासी इवॉल्व हो चुकी है। एग्जामिनर अब आपसे सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट शायद ना पूछे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ चली जाए, यानी कि फूड सिक्योरिटी। और क्लाइमेट चेंज भी एक ऐसी डोमेन है जो अब एग्जामिनर शायद आपसे क्लाइमेट चेंज की कॉजेज और फिर वे फॉरवर्ड जो है शायद ना पूछे, और उसको वो आपके एक माइक्रो एंगल से कनेक्ट कर दे। ठीक हो गया पुत्र? तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, फूड सिक्योरिटी। आसान सा टॉपिक है, इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आज के जो टॉपिक्स हैं वो इतने लेंथी नहीं है, ठीक है, नाम शायद बड़े हों लेकिन टॉपिक्स बहुत छोटे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पुत्र, इसकी सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी का जो मतलब है, इसका मतलब है कि ensuring that all people at all times have both physical and economic access to basic food they need, ठीक है, physical as well as economic access। एक और डेफिनेशन है जो FAO ने दी है। इस डेफिनेशन का मतलब है अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम of adequate world food supplies of basic food stuff to sustain a steady expansion of food consumption and to offset fluctuations in production and prices। ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, जिसमें बेसिकली जो एक्सपेंशन ऑफ फूड कंजम्पशन है वो भी स्टेडी सस्टेन होनी चाहिए, उसके साथ अवेलेबिलिटी भी जो है वो मस्ट है। ठीक हो गया जी? थर्ड डेफिनेशन जो है ये एक और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की तरफ से है, जिसको फूड सिक्योरिटी में सिचुएशन कहा गया है। फूड सिक्योरिटी इज द इन्वायरमेंट or is a situation that exists when all people at all times have physical, social and economic access। ये थोड़ा सा improved version है जो 1990s की definition थी, जिसमें sufficient, safe as well as nutritious food that meets the dietary needs and food preferences for an active and healthy life। अब फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन 1990s में थोड़ी सी अपडेट हुई कि ये एक ऐसे इन्वायरमेंट का नाम है, ये एक ऐसी सिचुएशन का नाम है जिसमें तमाम लोग हर टाइम फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस रखते हो सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रियस फूड के, जो मीट कर सके इंडिविजुअल की डाइटरी नीड्स को, जो कि इनफ हो फॉर एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। ठीक हो गया जी? 1996 में एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड हंगर। उसमें वर्ल्ड बैंक ने एक और डेफिनेशन दी इस रिपोर्ट में, that access of all people at all times to enough food for active healthy life। ठीक हो गया जी? 1986 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी एंड हंगर, ये वो टाइम था जब वर्ल्ड बैंक एज अ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी करना शुरू कर चुका है।
तो एक्टिव और हेल्दी लाइफ के लिए इनफ फूड की रिक्वायरमेंट और एक्सेस जो है वो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में पब्लिश होती है पुत्र, ठीक है। इन्होंने असल में अपनी रिपोर्ट में ह्यूमन सिक्योरिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्रमोशन की और उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा कि फूड सिक्योरिटी इज द ओनली एलिमेंट फॉर द इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। 1996 में वर्ल्ड फूड समिट ने एक और डेफिनेशन अडॉप्ट की। ये डेफिनेशन हमें करना क्यों जरूरी होता है, चाहे हमारा करंट अफेयर्स हो चाहे हमारा ऐसे हो, ताकि हमें इस डोमेन की कॉम्प्रिहेंसिवनेस का पता चले, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड समिट ने एक डेफिनेशन दी 1996 में कि फूड सिक्योरिटी बेसिकली एट इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे तब अचीव होगी when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, nutritious food, ठीक है। अब यहां पर स्कोप बढ़ गया रिक्वायरमेंट का कि जब हम ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी की बात करने जाएंगे या फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये फूड सिक्योरिटी इन तमाम लेवल्स पे होगी तो ही हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की बात कर सकेंगे। और जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो पुत्र यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का मतलब इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और नेशनल, तब आप फूड सिक्योरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं और ये फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। अब पुत्र ये कंसेप्ट दुनिया में कब शुरू हुआ एज अ कंसेप्ट? ये 1970s का है जब ग्लोबल फूड क्राइसिस शुरू हो चुका था और उस ग्लोबल फूड क्राइसिस में इंटरनेशनल फूड प्रॉब्लम्स को स्टडी किया गया। उस टाइम से फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ और दो डिफरेंट कंसेप्ट पे बात होना शुरू हुई सोशल साइंसेस की एकेडमिक डिसिप्लिन में। एक कंसेप्ट का नाम है फूड सिक्योरिटी और दूसरे कंसेप्ट का नाम है फूड इनसिक्योरिटी। ये दो ऐसी हालतें हैं, इन्वायरमेंट्स हैं जो हमारा समझना जरूरी है। तो फूड सिक्योरिटी हम अभी तक जितनी डेफिनेशन देख चुके हैं, ठीक है, वो फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आती है। इसमें हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी बेसिकली एक नया कंसेप्ट है जो समझना है। हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी इज द एप्लीकेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी कंसेप्ट एट द फैमिली लेवल, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल बोथ मेल एंड फीमेल as well as any other gender is the central concept or the focus of the concern। ये फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट है जो 1970s के बाद इवॉल्व होके 21st सेंचुरी तक पहुंचा। और फूड इनसिक्योरिटी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो तब एग्जिस्ट करता है जब individuals do not have adequate physical, social, economic access to food as defined above, जो यानी कि जो डाइटरी नीड्स के लिए एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए फूड जरूरी है, अगर उसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस ना हो तो फिर फूड इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। 21st सेंचुरी में पहुंचते पहुंचते पुत्र ये कंसेप्ट मल्टी डायमेंशनल हो गया, ठीक है। इट इज नॉट अ यूनिडायमेंशनल नाउ, यानी कि सिर्फ ये एक्सेस नहीं है। अब इसके अंदर सिंगल इंडिकेटर पे बात होना शुरू नहीं हुई। अब ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी, नेशनल फूड इनसिक्योरिटी का कंसेप्ट स्टडी किया जाने लगा, ठीक है।
इसके अंदर दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई, एक रिस्क, एक अनसर्टेनिटी। यानी कि जो मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटी है या पीपल हैं या मैसेज हैं, वो रिस्क में इन्वॉल्व हैं, फिर क्लाइमेट चेंज, फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, और फिर अनसर्टेनिटी, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अनसर्टेनिटी है। फिर ये डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी की जाने लगी, क्रोनिक, सब क्रोनिक, एक्यूट, ठीक है, एंड वोलेटिलिटी ऑफ फूड सिस्टम। तो आज जब फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो चार सब सेक्शन हैं, एक वोलेटिलिटी ऑफ फूड सिस्टम, दूसरा ट्रांजिटरी, तीसरा क्रोनिक, फोर्थ एक्यूट, ठीक है। दीज आर दी फोर सिस्टम जो फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ये था जी हमारा पुत्र ओवरऑल कंसेप्ट। डिफरेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक हम पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का स्टेटस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फूड सिक्योरिटी असेसमेंट सर्वे है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी असेसमेंट सर्वे। तो उसमें 18% ऑफ पॉपुलेशन अंडर नूरिश्ड है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है स्टेटस रिपोर्ट करने के लिए करंट अफेयर्स में, वो है निप्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। इसने स्टंटेड ग्रोथ की एक्यूट लेवल को एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान में 45% हाई लेवल ऑफ सेवियर स्टंटिंग को फेस कर रहे हैं, 15% फूड वेस्टेज में इंक्लूडेड है, 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडरवेट, और फिर क्लास डिवीजन बताई गई। जो माल न्यूरिश्ड प्रॉब्लम्स हैं वो रूरल एरियाज में ज्यादा हैं, और उसके अलावा जो फाटा एक्स फाटा है 58% वहां पर माल न्यूरिशमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 51% है, और बलोचिस्तान के अंदर 52% है, ठीक है। ये हमारा एक स्टेटस है जो फूड सिक्योरिटी का पाकिस्तान के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे चलें। ओके जी, अब हमारा पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, दो क्वेश्चंस लिख लें जी। पहला, आपसे एग्जामिनर इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी करा सकता है, इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी। जी जी, इसी चार्ट को तो एक्सप्लेन करना है, ये चार्ट बनाना आ गया तो फिर कहानी पूरी है। चलते हैं अली, वहां पर भी देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं, फैक्टर्स अभी देख रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब देखें जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी, आप अपने एग्जामिनर को एक चार्ट बना के देंगे कि डोमेस्टिक, रीजनल, ग्लोबल फैक्टर्स
are responsible for food insecurity in Pakistan. आप एक ब्लॉक डायग्राम एग्जामिनर को बना के देंगे और एग्जामिनर को कहेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली कुछ जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो 3 लेवल्स के हैं। डोमेस्टिक लेवल भी है, रीजनल लेवल भी है और फिर ग्लोबल लेवल भी है। Let's talk about these factors जो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है पुत्र हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। Pakistan is a country with more than 2% पॉपुलेशन ग्रोथ। और एक फैक्टर और लिख लें कि ये जो 2% की पॉपुलेशन ग्रोथ है इसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड ठीक हो गया, ऑलमोस्ट मुस्लिम वर्ल्ड के रीजंस आप सबको पता होगी। आप अल्लाह पे यकीन बहुत रखते हैं, आते जाएंगे, अल्लाह संभालता जाएगा। सेकंड जो फैक्टर है पुत्र वो रैपिड अर्बनाइजेशन है जिसने फूड साइकिल को दूसरा जो बड़ा फैक्टर था वो रैपिड अर्बनाइजेशन थी। इसने बेसिकली क्या किया, जो फूड बैलेंस का साइकिल होता है उसको डिस्टर्ब किया और डिमांड सप्लाई गैप इंक्रीज करा दी। ठीक हो गया। थर्ड फैक्टर है जी इंडिविजुअल लेवल का। ये हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से है। जब पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, affects the purchasing power parity, purchasing power of an individual, और ये वेरी करती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज के। ठीक हो गया जी। थर्ड फैक्टर है जी, फोर्थ फैक्टर है जब हम प्राइसेस की बात करते हैं और प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती है। इसमें क्राइसिस एट इंटरनेशनल लेवल शामिल है या पॉलिसी मिसमैनेजमेंट डोमेस्टिक लेवल पे, ये रीजन हो सकती है। जब इंटरनेशनल लेवल पे क्राइसिस आते हैं, ठीक है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे वो कोविड आ जाए, पेंडेमिक्स आ जाए, क्लाइमेट चेंज हो, ऐसे वो तमाम फैक्टर्स जो बियॉन्ड द कंट्रोल हुआ करते हैं लेकिन उस पे उसकी उन फैक्टर्स के असरात हुआ करते हैं, तो फिर प्राइस की जो फ्लक्चुएशन होती है वो फिर पावर परचेजिंग पैरिटी को डिस्टर्ब करती है। इन्फ्लेशन जिस कंट्रीज में 2G से ज्यादा हो उसको डिस्टर्ब करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी डोमेस्टिक एंड फिर जी आपकी ओरिएंटेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन है, इसको कहते हैं इरेटिक फूड प्रोडक्शन। तो बता सकता है कि इरेटिक फूड प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इरेटिक फूड प्रोडक्शन का मतलब होता है अनइवन। ये भी पॉलिसी लेवल का फेलियर है। ठीक है।
ये 5 फैक्टर्स इरेटिक फूड प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। जब आपकी ओरिएंटेशन कैश क्रॉप्स की तरफ हो, बाकी क्रॉप्स की तरफ ना हो, जब अनइवन प्रोडक्शन हो रही हो, समर यानी कि पाकिस्तान के सिनेरियो में रबी एंड खरीफ सीजन, ठीक हो गया। फिर पॉलिसी लेवल का फेलियर हो, रियासत प्रेडिक्ट ना कर पा रही हो कि फूड न्यूट्रिएंट्स को या डाइटरी नीड्स को कैसे पूरा करना है, एग्रीकल्चर पॉलिसी फूड पॉलिसी को, फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को के साथ कोऑर्डिनेट ना कर रही हो, मिसमैनेजमेंट हो एट इंडिविजुअल लेवल यानी कि फार्मर लेवल पे या फिर पॉलिसी लेवल पे, ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स जिसमें वेस्ट भी है, सॉइल कंडीशन हो, पाकिस्तान के लिए फ्लड इरिगेशन, ड्राई सीजन्स, अर्बन फ्लडिंग, ये सारे फैक्टर शामिल हैं जो सॉइल कंडीशंस को डिस्टर्ब करते हैं, रिजल्टेंटली फूड की जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होती है। और फिर जब आप क्लाइमेट चेंज, ठीक है, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन की वजह से जब आप एरिडेबल लैंड को खो देते हैं तब भी फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, उस पे इसका असर होता है। लो पर परचेजिंग पावर उत्तर जब आप का पर कैपिटा इनकम, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की $1500 के राउंड अबाउट है, वो अनइवन होती है, पॉवर्टी जो है वो 20% से क्रॉस करती है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। फिर उसके बाद जब कुछ इंडिविजुअल की, फीमेल की या जो रूरल क्लास है उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, हेल्दी न्यूट्रियस डाइटरी नीड को पूरा करने के लिए, तो फिर फूड सिक्योरिटी पे उसका ये फैक्टर फूड सिक्योरिटी पे असरअंदाज होता है। ठीक हो गया जी। अब क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ इज अ फैक्टर अफेक्टिंग द फूड सिक्योरिटी। फिर लिमिटेड इकोनॉमिक एक्सेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल टू फूड, ये पुत्र सोशल कंडीशन है, यानी कि वुमन अगर देखें पाकिस्तान के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी के स्टेटस को, तो जो मोस्ट वल्नरेबल है वो यहाँ पर वुमन कंसीडर की जाती है या पूरेस्ट, ठीक है। तो ऐसी सोशल कंडीशंस जिसमें लिमिटेड इकोनॉमिक एक्सेस हो, पार्टिसिपेशन ही ना हो, तो फिर वो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है। एसेंशियल फूड आइटम्स की प्राइसेस इंक्रीज हो इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के अंदर, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। जब इवन ऑयल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हों तो फिर आपकी बेसिक कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक हो गया। तो उसमें जब प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स इंक्रीज हो तो फिर सबसे ज्यादा वल्नरेबल और पोरेस्ट उसका असरअंदाज होता है। और इसमें एक और फैक्टर जो हमारे कंट्री में, साउथ एशियन कंट्रीज में ज्यादा या अफ्रीकन कंट्रीज में कंट्रीब्यूट करता है, वो इनएफिशिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनएफिशिएंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इज इट क्लियर? ये 9 फैक्टर्स हैं जो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। इसी में हमारे चैलेंजेस हैं जो हमने डिफरेंट 15 या 16 चैलेंजेस यहां मेंशन किए हैं। सबसे पहला चैलेंज जो है पाकिस्तान का, अगर आप फूड सिक्योरिटी की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग फोकस ऑन डाइटरी डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशन एंड हेल्दी फूड,
ये 3 चैलेंजेस इससे जुड़े हैं, यानी कि जब डाइटरी डाइवर्सिटी होगी, न्यूट्रिशन और हेल्दी फूड, ठीक है, इस पे जब आपका फोकस करना जरूरी होगा, तो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को सबसे बड़ा चैलेंज दिस इंक्रीजिंग फोकस है, ठीक है। सेकंड चैलेंज इज एनहांसिंग द लेवल ऑफ अफोर्डेबिलिटी। जो आपकी वल्नरेबल सोसाइटी है, वल्नरेबल क्लास है, ठीक है, उसकी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना, पुअर क्लास हो गई, वुमेन हो गई, उसकी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना, उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज करना, ठीक है, या उसको एक फूड नेट में लेके आना, ये बेसिकली चैलेंज है। तो इनहांसिंग द लेवल ऑफ अफोर्डेबिलिटी, अभी गौर कीजिएगा कि कोशिश मैंने यही की है कि साथ आपके साथ जीरन यूज करूं, सेम वर्ब यूज करूं और आपको क्लियर कराऊं कि चैलेंज का मतलब क्या है। मरवा यहाँ पर है क्लास में, इज गोइंग टू, मरवा ये बात समझनी है आपने, ठीक है, अवेलेबल हैं आप? ओके, ये बात आपने समझनी है कि चैलेंजेस यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं। आप जैसे पूछते हैं ना सर कि वो ऐसे की डिस्कशन, ठीक है, तो चैलेंज को समझिएगा कि चैलेंज बेसिकली क्या है। थर्ड चैलेंज है जी पुत्र, जब आप क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, जो एग्रीकल्चर को इनपुट रिक्वायर्ड है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमिंग्स विद इन दी सीजन्स, ठीक है, और फिर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, यानी कि यील्ड बढ़ाना, क्वांटिटी यील्ड बढ़ाना और क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी सीड्स यूज करना, एग्रीकल्चर को जो इनपुट रिक्वायर्ड है ताकि वो फूड सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सके और फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सके, उसको इंप्रूव करना, ठीक है, ये चैलेंज है। फिर अगर देखेंगे तो जो आपकी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है और वैल्यू एडिशन है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, फार्म से, सॉरी, खेत से मंडी तक पहुंचाना, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू एडिशन करना, वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना हमारे लिए चैलेंज है। फिर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, उसके रेट ऑफ डिफिजन को इंप्रूव करना चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट, फार्म गेट प्राइसेस, प्राइस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करना और इंटरनेशनल प्राइसेस की जो डिक्लाइन है उसकी मैनेजमेंट करना, ये 3 चैलेंज हैं। एक बात समझिएगा कि प्राइस फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने से सब कुछ ठीक नहीं होता, जब तक आप फार्म गेट प्राइसेस ठीक नहीं कर रहे होते, मैनेज नहीं कर रहे होते, और ये दोनों से भी ठीक नहीं होता जब तक आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते इंटरनेशनल प्राइसेस की अपनी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो इंक्रीज इन फार्म गेट प्राइसेस, रिडक्शन इन प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल प्राइसेस, ठीक है, उसको मैनेज करना। सो इंक्रीज फार्म गेट प्राइसेस, रिड्यूस प्राइस इन फ्लक्चुएशन और मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल प्राइसेस, ये चैलेंज है। फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हुआ करती है जी, फूड जो सरप्लस आपको प्रोवाइड करती है। और फिर एक कंट्री पे प्रोवेंशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी है, 18वीं तरमीम के बाद की प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है। 2011 में, 2010 में 18वीं तरमीम आई थी, 2011 में इसको डिवॉल्व किया गया था। अब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है सुबैनुल सूबाई, उसको एड्रेस करना बलोचिस्तान और केपी के लिए, मोस्ट वल्नरेबल के लिए समझ लें। और फिर मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को, क्योंकि डिवॉल्व हो चुका है, और फिर सूबाई मार्केट्स के इवन रेट्स डिफरेंट होते हैं। सिंध का कोई, इवन वीट का रेट देख लें, सिंध का कुछ और होता है, पंजाब का कुछ और होता है।
तो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को पूरा करना और फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को एड्रेस करना, क्योंकि डाइवर्सिटीज के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो भी स्प्रेड है। ठीक हो गया। फिर पुत्र ये जो फूड है आखिर इसकी प्रोडक्शन है, आपके पास 5 चीजें हैं, लैंड, वाटर, रेंज लैंड, पार्सल्स और फॉरेस्ट, यानी कि इनको सस्टेनेबल यूज में लेके आना। रेंज लैंड का मतलब पता क्या होता है? ऐसी लैंड जो आपके लाइफ स्टॉक के लिए यूजेबल हो, मैनेज हो सके। रेंज लैंड्स लाइफ स्टॉक्स के लिए, ठीक है, ताकि एक रिक्वायर्ड मीट या आपकी डेयरी नीड्स पूरी हो सके। सिर्फ गंदम वीट से नहीं होगा, पल्सेस से सब कुछ नहीं होगा। तो उसका सस्टेनेबल यूज करना वो चैलेंज है। सीइंग द नेचर, नैरेटिव एंड ओरिएंटेशन ऑफ दिस सोसाइटी, सीइंग द फॉरेस्ट परसेंटेज विच इज बिलो द मार्क, फिर एरिडेबल लैंड लॉस कर रहे हैं, फिर वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। इस सब में रह के फूड सिक्योरिटी आपके लिए चैलेंज बनता जा रहा है। तो उसमें सस्टेनेबल यूज करना इन नेचुरल रिसोर्सेज का। फिर जो आप पाकिस्तान में नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल से मैनेज, टेक्नोलॉजी नहीं है, इनोवेशन नहीं है, उसको कहते हैं माउंटेन एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इसके पोटेंशियल को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल को कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ माउंटेन एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, ताकि फॉर बलोचिस्तान, फॉर गिलगित बल्तिस्तान, फॉर केपी, क्योंकि आप मोर देन 50% फूड इनसिक्योरिटी वहां देखते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उनकी मिटिगेशन और उनकी अडॉप्शन, एग्री पे और लाइफ स्टॉक पे आपकी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं। सो उन इफेक्ट्स को मिटिगेट करना या ऐसी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी लेके जाना, एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके जाना जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को अडॉप्ट करा सकें, उसके विद इन सिस्टम में रह के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और लाइफ स्टॉक में जो आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराएगा। तो मिटिगेटिंग एंड अडॉप्टिंग। उत्तर 50% ऑफ दिस कंट्री पॉपुलेशन इज ऑफ वुमेन, तो फिर वुमेन कंट्रीब्यूशन को मेन स्ट्रीम करना, ताकि फैमिली न्यूट्रिशन, हाउस होल्ड न्यूट्रिशन और डाइटरी नीड्स पूरे की जा सकें, ताकि एग्रीकल्चर के अंदर वैल्यू एडिशन की जा सके, ठीक है। और फिर रिमोट एरियाज में, यानी कि जो आपका सिंध का, थर का, ठीक है, और केपी का, बलूचिस्तान का माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स हैं, उनकी नॉन फार्म इनकम अपॉर्चुनिटीज को इन्हांस करना, ताकि परचेजिंग पावर उनकी बढ़ सके। नॉन फार्म इनकम अपॉर्चुनिटी, जरूरी नहीं है कि फूड सिक्योरिटी के लिए फार्म इनकम अपॉर्चुनिटीज ही बढ़ानी है आपने। सेक्टर्स में हमने देखा है लिमिटेड इकोनॉमिक एक्सेस अफेक्ट करता है, प्राइसेस एसेंशियल फूड आइटम्स की अफेक्ट करती हैं। तो फिर आपने नॉन फार्म इनकम अपॉर्चुनिटीज उन एरियाज की जो रिमोट एरियाज हैं, जहां पर एरिडेबल लैंड है ही नहीं, उनकी इनकम बढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट चले, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी है, इनोवेटिव लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस प्रमोट करनी है, ठीक हो गया। अब ये क्या है जी पुत्र, इसमें आप मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, फिशरीज हो गई, बी कीपिंग हो गई, लोकल फूड प्रोडक्ट्स हो गई, सीड प्रोडक्शन हो गई, रूरल पोल्ट्री हो गई, और फिर नर्सरीज को रेज करना। पर यूनिट एनिमल प्रोडक्टिविटी, और फिर लाइफ स्टॉक की एंडेमिक डिजीज को मैनेज करना। सिंध में आपने देखा है रिसेंटली डिजीज आई, उससे पहले पोल्ट्री में डिजीज आती रहती हैं। तो यूनिट एनिमल, पर यूनिट एनिमल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना एंड मैनेजमेंट ऑफ एंडेमिक लाइफ स्टॉक डिजीजेस, इसको आपने मैनेज करना है। नेचुरल रिसोर्सेज हम देख चुके हैं, इसका आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन
एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, ये चैलेंज है। ठीक है, फिर क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स को सिक्योर करना ताकि फूड सिस्टम एनालिसिस और फूड सिक्योरिटी एनालिसिस हो सके। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब पुत्र एक चीज समझ आइए आपको, 16 हमने चैलेंजेस लिखे हैं। मुझे ये बताएं कि ये सारे कौन से वर्ब्स हैं? मरवा बताएगी। कोई चेंज हुआ है पुत्र इसमें? मरवा समझ लगी आपको? और ऐसे जस्ट अ सेकंड जी। जी मरवा क्लियर है? पॉइंट समझ आ गया? जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो फिर ओके ओके, चलो ये समझ आया कि चैलेंजेस क्या होते हैं और बेसिकली सेम पैरेललिज्म कैसे यूज करते हैं। क्लियर? इसमें तो क्लैरिटी हो गई ना फर्दर? ठीक है, चले आगे चलते हैं जी। फिर जब ये चैलेंजेस हैं तो फिर हमारे पास रिकमेंडेशंस क्या है? अच्छा, पाकिस्तान की सिचुएशन में ना हमारे जो रिकमेंडेशंस हैं कुछ बेसिकली यूं हैं कि बैलेंस्ड फूड इनटेक, आपने एवरीडे साइंस भी कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है? बैलेंस डाइट आपने पढ़ी होगी। बैलेंस डाइट का अगर वो एवरीडे साइंस का कंसेप्ट देखें तो इसका मतलब है कि पहले तो फोकस करना पड़ेगा हमें प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स फूड पे, जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहे हैं, हमारी ओरिएंटेशन। क्योंकि ये जो डाइवर्स फूड्स हैं ये 50% ऑफ द डाइटरी नीड्स को पूरा करते हैं और जो ग्लोबल डेफिनेशंस हैं फूड इनसिक्योरिटी की उसको ये मैनेज करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। सो पुत्र, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ऑयल सीड, पल्सेस और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये तीन दो काम करेंगे। ये पुत्र सबसे पहले तो आपका नेशनल जो आपकी न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और डाइटरी एनर्जी में 50% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो माल न्यूरिशमेंट और अंडर न्यूरिशमेंट है उसको ये कवर करते हैं। इसके बाद दूसरा काम जो हमें करना है वो हार्मोनाइजेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, ट्रेड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, नॉन फार्म इनकम अपॉर्चुनिटीज, टारगेटेड इनकम सपोर्ट और उसके अलावा के कुछ इनोवेटिव ऑप्शंस हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मौजूद है। तो आपने
जो रिकमेंडेशंस की हेडिंग्स देनी है वो कुछ ये मैंने अंडरलाइन की हैं। ये हेडिंग्स हैं, इसी आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेजेस में मेंशन करना है। सबसे पहले पाकिस्तान को डाइवर्स फूड प्रोडक्शन पे फोकस करना है। दूसरा, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की हार्मोनाइजेशन पे फोकस करना है। ठीक हो गया। उसके साथ ये एग्जांपल्स मेंशन है। ये फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। और ये वर्ल्ड बैंक एज वेल एज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तीनों अपने डॉक्यूमेंट्स में रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्ड करना है जो क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी में अब जो कंट्रीब्यूशन होने जा रही है वो फिर पुत्र एग्रीकल्चर सेक्टर की है। सॉरी, वो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी माइग्रेशन हो, वल्नरेबिलिटी का इंक्रीज हो, फ्लड इरिगेशन हो, ड्रॉट्स हो, फ्लड्स हो, ड्राई सीजन हो या शिफ्ट इन सीजन हो, रबी एंड खरीफ। तो पाकिस्तान को इसलिए एक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सेक्टर बनाना है जिसके अंदर 3 काम होने चाहिए। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो, पाइप रेवोल्यूशन हो ताकि वाटर रिसोर्सेज मैनेज किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा डेजर्ट्स एंड माउंटेन प्रोडक्टिविटी पे फोकस करनी है। रिजर्वायर चाहिए एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल फूड इन पाकिस्तान, इसको आपने मैनेज करना है। ठीक हो गया जी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड हैं। पाइप रेवोल्यूशन चाहिए ताकि वाटर स्कार्सिटी मैनेज की जा सके। फिर आपके जो 2 रीजन्स हैं, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, वहां पर आपने प्रोडक्टिविटी के लिए R&D इंट्रोड्यूस करनी है। रिजर्वायर्स को इंश्योर कराएं और फिर मैनेजमेंट करें। ठीक हो गया। मैनेजमेंट का मतलब है कि आप स्टोरेज पे फोकस करें, पास्चराइजेशन पे फोकस करें, डिलीवरी सिस्टम पे फोकस करें। इसके साथ साथ कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज यूज करनी है। पाकिस्तान को फोकस करना है कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी पे और सॉइल कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज पे। इनहांस यूज करें इरिगेशन सिस्टम का। अठारहवीं तरमीम के बाद ये प्रोवेंशल सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन फॉर बलोचिस्तान, फॉर केपी एंड फॉर जीबी जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो खत्म होने चाहिए इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है। और फिर डेवलप करें फूड की ऐसी वैरायटीज को जो फ्लड एज वेल एज ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस करें। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट ऑफ इंटर प्रोवेंशियल ट्रेड इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि अलाउ होना चाहिए, एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर
to improve market efficiency. फिर state level policy for vulnerable classes. सक्सेस स्टोरी है जी हमारे पास एक BISP एहसास प्रोग्राम, ये दोनों सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको वाउट किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? ये जी हमारा पहला टॉपिक है जो आपका फूड एज वेल एज वाटर, पुत्र वाटर यूज होना है फिर एग्रीकल्चर के रिजर्वायर्स आप फूड के लिए करने हैं, और अवेलेबल फूड की जो मैनेजमेंट है उसमें फूड स्टोरेज है। Is it clear जी? ठीक है, we'll take 5 minutes break, we'll come back. We'll come back at 10:35 and we'll talk about the relevance of Pakistan geostrategic location in 21st century. ठीक है, इस टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद आकस बल्कि आखिर में करेंगे। इसके बाद हम कौन सा टॉपिक करेंगे? यूएन। ठीक है, पहले करते हैं आपकी रेलेवेंस ऑफ पाकिस्तान जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, फिर यूएन करते हैं, फिर आगाज करते हैं। विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद वापस मिलते हैं। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आप लोगों को आ रही है? चलें जी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, ये करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम 21st सेंचुरी में बेसिकली रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स में चेंजेस देखते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से यूएस एग्जिट हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक में कन्फ्लिक्ट्स हो, राइवलरी हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अप्रोच हो इन साउथ एशिया। इसके साथ साथ ईरान पाकिस्तान के पास रिलेशंस हों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इरिटेंट्स, या पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सर्टन कन्फ्लिक्ट्स हों, और जब रोल चेंज हो रहा हुआ करता है, उस सब में आपकी जो ज्योग्राफी हुआ करती है वो एक परमानेंट रोल प्ले करती है, चैलेंज का भी अपॉर्चुनिटी का भी। ठीक है पुत्र, तो जो हमारा आज का टॉपिक है, इन सब सिचुएशंस के देखते हुए
हमने कवर करना है। अगर पाकिस्तान की जियोग्राफी को देखें तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है वो आज मिडल ईस्ट के साथ ऑयल रिच कंट्रीज उसके डोरवे पे मौजूद है। सेंट्रल एशियन के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ताजिकिस्तान से उसके डोरवे पे मौजूद है। इंडिया और चाइना दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज, मार्केट्स विद मोर देन 2.5 बिलियन पॉपुलेशन उसके डोरवे पे मौजूद है। 1040 किलोमीटर का कोस्टल लाइन, ब्लू इकोनॉमी जब इंडियन ओशन की बात करते हैं उसके डोरवे पे मौजूद है। और अगर ट्रांजिट्स की बात करें तो ये यूरोप को ट्रांजिट करती है, पैसिफिक ओशन को ट्रांजिट करती है। तो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करती हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, और फिर ये अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करती हैं कि रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स क्या चल रही हैं। 21st सेंचुरी के डायनामिक्स को समझने से पहले कि हमारे लिए क्या चैलेंजेस होंगे और क्या वे फॉरवर्ड होगा, हमें समझना है कि इसी जियोग्राफी का, इसी लोकेशन का पास्ट का क्या एनालिसिस। तो पहले हम देखते हैं 1947, तो फिर आपको ईस्टर्न नेबर्स मेनली इंडिया से सिक्योरिटी चैलेंज इमर्ज होते नजर आते हैं। फिर आपने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ 1980s में, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट MDAA, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट आपने यूएस के साथ साइन कर लिया 19 ये बिल्कुल 1950s में किया था हमने, ठीक है। तो इसमें फिर आप कोल्ड वार का हिस्सा बन गए तो सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ गए। फिर आपने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट यूएस के साथ अलाइनमेंट की और ग्लोबल वार ऑन टेरर ज्वाइन किया अगेंस्ट अफगान, तब भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गए। और जब इंडिया ने 2011 में अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट साइन किया, तब भी सिक्योरिटी चैलेंज रहे। ईरान पे जब सैंक्शंस हुई तो भी ईरान का खुद का रोल, डाइवर्जेंस देखें अगर बलोचिस्तान और सिस्तान रीजन की, या इंडिया का रोल देखें ईरान में, तो इमरजेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, कुलभूषण यादव एपिसोड इज द क्लियर वन। तो पुत्र यही जियोग्राफी आपके लिए सिक्योरिटी चैलेंज बनी रही है। इन सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैम्पर किया जब हमने डोमेस्टिक चैलेंजेस भी देखे, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी या डाइवर्सिटी के अंदर रिलीजियस और एथनिक डिवीजन थी, या पाकिस्तान की अनप्रेसिडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ थी, या पाकिस्तान के फेडरेशन और यूनिटिंग यूनिट्स के दरमियान यानी कि सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस के दरमियान आपके रिलेशंस थे, या पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस की सूरत में मौजूद रहे। तो पुत्र देयर वर दी डोमेस्टिक चैलेंजेस जो बेसिकली हैम्पर करते रहे पाकिस्तान की प्रोग्रेस को। ठीक हो गया जी। नाउ रीजनल डायनामिक्स of South Asia and 21st century, ये समझना बड़ा जरूरी है। तो फिर हमें जाके समझ आएगा कि
आज जो जियो स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस हमारी, वो चैलेंज कितने लेके आ रही है और अपॉर्चुनिटीज कितनी। आज अगर बात करें तो साउथ एशिया एक फ्लैश पॉइंट है ग्रेट राइवलरी का, ठीक है, स्टेटस को का एंड पावर पॉलिटिक्स का। और ये आज नहीं है, सिंस लास्ट 4 डेकेड्स। और आज ये इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है, एक्टर चेंज हो रहे हैं और इंटेंसिटी बढ़ रही है। दूसरा, चेंज इन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और पोस्ट यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। वैसे तो यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट 2003 से चेंज हो रहे हैं पुत्र, लेकिन जब अफगानिस्तान से यूएस एग्जिट करता है तब वो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गए। पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट एंड साउथ एशिया, पाकिस्तान की जियोग्राफी देखें तो तब भी यूएसएसआर को जब कंटेन करने जा रहा था यूएस, तो पाकिस्तान की जियोग्राफी तब भी सेंट्रल रही, और जब आप चाइना को कंटेन करने जा रहे हैं तब भी सेंट्रल रही। ठीक हो गया जी। hasty exit of US left insecurity, humanitarian crisis in Pakistan, in Afghanistan, with spillover on Pakistan. लेकिन जी जब यूएस का हास्टी एग्जिट होता है तो फिर अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पाकिस्तान पे स्पिलओवर प्रोड्यूस करती हैं। पाकिस्तान को ये डील करना है। एग्जांपल आपकी अफगान रेफ्यूजीज हैं। फिर इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स देखें, साउथ एशिया, तो पाकिस्तान के लिए फर्दर कुछ चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, ये इस टाइम की रीजनल डायनामिक्स हैं जब साउथ एशिया पे इसका इंपैक्ट होता है। एवोल्यूशन ऑफ रशिया, एफपी इन साउथ एशिया, जब रशिया 2014 में फॉरेन पॉलिसी बैलेंस करता है। rise of China and its economic engagement. और लास्ट में emergence of non-traditional security threats with the silver clouds, the dark clouds, territorial and resource conflicts in the region.
जब आप पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी मेनली देखते हैं, ठीक है, और इधर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, जब क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, वाटर स्कार्सिटी ये आपके इस रीजन में मर्ज हो रहे हों अलोंग विद द ट्रेडिशनल, तो इस टाइम पे ये रीजनल डायनामिक्स हैं। इज इट क्लियर? ये जी हमारे साउथ एशिया के अंदर रीजनल डायनामिक्स हैं। चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान ड्यू टू दीज डायनामिक्स एंड इट्स जियोग्राफी। अब हमने देखने हैं कि पाकिस्तान पे क्या चैलेंजेस हैं जब ये डायनामिक्स इस टाइम अवेलेबल हैं, और फिर जियोग्राफी भी हमारी रेलिवेंट है इन सब के लिए। तो सबसे पहले ग्रेट राइवलरी का चैलेंज देखते हैं। तो मेंटेनिंग बाई ग्लोबली अगर देखें तो पहला चैलेंज बाइलेटरल रिलेशंस को मेंटेन करने का है, यूएस के साथ, चाइना के साथ एंड रशिया के साथ। ठीक हो गया। दूसरा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने का है, क्योंकि यूएस का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, तो उस सिचुएशन में आपने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है और बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करना। न्यूट्रलिटी इन दी कोल्ड वॉर 2.0 व्हेन इट इज यूएस कंटेनमेंट पॉलिसी। भाई आप अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन जियो पॉलिटिक्स के लिए यूज नहीं करोगे। दूसरा, इसके बाद चैलेंज देखें तो वो अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है आफ्टर यूएस एग्जिट। इसके बाद चैलेंज देखें, बैलेंसिंग यूएस इंडो स्ट्रेटेजिक engagement with the help of global चाइना, रशिया या दोनों के साथ मिलकर जब आपने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट को बैलेंस करना है। ईरान के साथ अपने इंडिपेंडेंट रिलेशंस मैनेज करने हैं टू परसू इकोनॉमिक अप्रोच विद जियोग्राफी।
ताकि यूएस लेंस से हट सकें। फिर चैलेंज है जी कंटिन्यूटी ऑफ सीपैक टू इंश्योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस without any external influence and pressure from western world। इसको आपने इंश्योर करना है। मिटिगेटिंग and adopting climate change policy इस रीजन के अंदर, ताकि आप अवॉइड कर सकें कन्फ्लिक्ट्स को। शॉपकीपर डिप्लोमेसी, ताकि नेगोशिएट कर सकें। और फिर कंटिन्यू करना इंडिया के यूनिलेटरल एक्ट के बाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिजर्वेशन of image that is responsible state, free from social and cultural ताकि हम अपनी जियोग्राफी के पॉजिटिव्स प्रमोट कर सकें। ठीक है जी पुत्र, ये हमारे पाकिस्तान के लिए जब जियोग्राफी को देखते हैं तो चैलेंज है जी हमारे। अब वे फॉरवर्ड क्या है? टू इंश्योर prospects associated with geostrategic location। एक बात समझ लें पुत्र, जब आपने जियोग्राफी जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए वे फॉरवर्ड डिजाइन करने हैं तो सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी, प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी विद रिस्क असेसमेंट एंड पॉलिसी एनालिसिस। सबसे पहले आपने प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी अप्रोच यूज करनी है, लेकिन वो पॉलिसी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट के साथ हो ताकि चॉइसेस बड़ी क्लियर हो सकें। अगर आप चॉइस की तरफ मूव भी करते हैं बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, तो दूसरा जी रिलायंस ऑन domestic resources for these strategic stability। अवॉइड करना हमने आर्म्स रेस को। जब
साउथ एशिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना है तो डोमेस्टिक रिसोर्सेस पर रिलाय करना है। सीइंग द इकोनॉमिक क्राइसिस दिस कंट्री इज फेसिंग थ्रू, तो आपने किसी आर्म्स रेस में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। डेटरेंस, क्रेडिबल डेटरेंस अचीव कर चुके हैं आप विद S-400 डील, कोई जाने की जरूरत नहीं है। Just rely on domestic resources for the strategic stability. Ensure इस्लामाबाद इंडिपेंडेंट अप्रोच को इंश्योर करे और इस दफा जियो स्ट्रेटेजिक अवॉइड करे फॉर दी जियोपॉलिटिकल गेन्स। इससे आप न्यूट्रलिटी मेंटेन कर पाएंगे कोल्ड वार 2.0 में, ठीक है। shall pursue conflict resolution mechanism and conflict building mechanism. CBM and CRM को सीख करे with India on bilateral or multilateral while चाहे आर्बिट्रेटर को इनवाइट करना है चाइना और रशिया में से, हमेशा इस्लामाबाद इंडिया के साथ यानी कि दिल्ली के साथ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ ही जाए। ठीक हो गया। इस्लामाबाद shall exploit the opportunities given by SCO when Iran is going to be a permanent member to avoid backlash. देखें जी, ईरान के साथ अगर आप वैसे रिलेशंस डेवलप करने की तरफ मूव करेंगे तो आप को बैकलैश आएगा। तो एससीओ को एक्सप्लॉइट करें, जो अपॉर्चुनिटी एससीओ दे रहा है जब ईरान परमानेंट मेंबर है। इस्लामाबाद must pursue rational actor model with KSA and Iran and avoid status quo politics in the region. रीजन में स्टेटस को की और पावर पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। KSA और ईरान के साथ रेशनल एक्टर मॉडल यूज करें, ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज। ठीक है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट इन डोमेस्टिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्केल एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्केल, सेंटर प्रोविंस रिलेशन, political culture
well-being of the individual, human security, जिसमें आपकी फूड सिक्योरिटी ये सब कुछ शामिल हो जाएगा, क्लाइमेट सिक्योरिटी, इस पे फोकस करें, क्योंकि फिर ये हैम्पर करेंगी आपकी तमाम सजेशंस को, तमाम अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जियो इकोनॉमिक्स, is the need of time, is need of the time. No need to change the orientation. पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को अपनी ओरिएंटेशन चेंज करने की कुछ जरा भी जरूरत नहीं है पुत्र। ये हमारे जी सजेशंस हैं और फिर हमने अपनी कंक्लूजन देनी है। लास्ट आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट मिटिगेशन और जेंडर इक्वालिटी अप्रोच यूज करें ताकि आप जियोग्राफी और ह्यूमन रिसोर्स के पोटेंशियल को हार्नेस कर सकें। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अच्छा जी, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर, वी हैव टू स्टॉप